हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मूल अधिकार के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। तो भेदभाव के विरुद्ध, जूम कर लेते हैं थोड़ा, जस्ट मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, कहाँ भाग रहा है ये? हाँ अभी आते हैं। तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो ये अनुच्छेद 15 में आता है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। यह आपको याद रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके ऊपर 5 स्टार लगा लो। एग्जाम के अंदर पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ये अनुच्छेद 15 के तहत कहा गया है। आर्टिकल 15 में एक आ गया है, क्या कहा गया है? केवल किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर या इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो 21 आर्टिकल के तहत आया है, आर्टिकल 15 के तहत आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको। नोट्स बनाते चलें, बाद में रिवीजन के आपके काम आएगा ये। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है? तो ये अनुच्छेद 15(1) किसको रोकता है? अनुच्छेद 15 नागरिकों के मध्य विभेद करने को रोकता है। ये आर्टिकल 15(1) याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर हम। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य और निजी व्यक्ति, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य और निजी व्यक्ति दोनों को आदेश देता है? तो ये अनुच्छेद 15(2) आदेश देता है। क्या देता है? अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य और निजी व्यक्ति दोनों को आदेश देता है? तो ये आर्टिकल 15(2) देता है ये। आगे बढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 15(3) के माध्यम से राज्य को किसके लिए विशेष उपबंध की शक्ति प्रदान या प्राप्त होती है? तो ये स्त्रियों और बालकों के लिए। आर्टिकल 15(3) के मध्य राज्य को किसके विशेष उपबंध किसको दिया जा रहा है इस आर्टिकल के तहत? स्त्रियों और बालकों को एक विशेष शक्तियां दी गई है इसमें, आर्टिकल 15(3) के अंदर। तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन जो अधिनियम है उसके द्वारा मूल अधिकार में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो कौन सा मूल अनुच्छेद जोड़ा गया था इसके अंदर? अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4) यहां पर जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 15(5) में को समाविष्ट किया गया है? तो किसके लिए? 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा समावेशित किया गया है, समाविष्ट किया गया है, समावेशित किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को किस वाद में संवैधानिक घोषित किया गया है? तो ये डी पालराज बनाम भारत सरकार के वाद में ये घोषित किया गया है संवैधानिक। संविधान में किस वाद के पश्चात अनुच्छेद 15(5) का समावेश किया गया है? तो पीएम इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई यहाँ पर। ये फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। ये संविधान में किस वाद के पश्चात अनुच्छेद 15(5) का समावेश किया गया है? तो ये पीएम इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य को समावेशित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों SC एंड ST के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध करने का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 15(5) के अंदर ये प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अन्य पिछड़ा वर्ग मीन्स OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अनुच्छेद 15(4) तथा अनुच्छेद 16(4) में ये प्रावधान दिया गया है OBC को पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण प्रदान करने का ये एक प्रावधान दिया गया है। तो ये किसमें दिया गया? अनुच्छेद 15(4) और 15(16)(4) के अंदर ये दिया गया है। 103वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 16(6) और अनुच्छेद 15(6) ये दोनों जोड़े गए थे। अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) किस संविधान संशोधन? 103 संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया था। तो आपको ये बताना है, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं संविधान संशोधन 101 का संबंध किससे है?
ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अभी हाल ही में हुआ है, हाल ही में ये मान के चलिए 2-3 साल पहले। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 16(1) और 16(2) ये प्रदान करता है। भारत भाग 3 का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन की दशा में लागू होता है? तो अनुच्छेद 16। भाग थर्ड आपको ना घोट के पी लेना है। भाग थर्ड हर एग्जाम के में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये भाग थर्ड कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन की दशा में लागू होता है? तो ये अनुच्छेद 16 याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में आप बात करेंगे। अनुच्छेद 15(6) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। अनुच्छेद 15(6) क्या बोल रहा है? 15(6) का के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 15(6) क्या कहता है? के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा संस्थाओं में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। ये पूछ लेते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा संस्थानों में 10% का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? और ये ऑप्शन में दे देंगे, अनुच्छेद 15(6) ऐसे दे देंगे और वहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको याद होगा तो आप इस पे एकदम सीधा टिक लगा के आ जाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पदों या नियुक्तियों में अधिकतम 10% की सुविधा प्रदान की गई है। समझना है पॉइंट को। अनुच्छेद 16(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पदों या नियुक्तियों में अधिकतम, जो भी पद होते हैं, जो भी नियुक्ति होंगी, उसके अंदर 10% की सुविधा प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन की तरफ। चलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दे अपने फ्रेंड्स के पास और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। यहां पर नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए मतलब समान जो भी काम करेगा उसके लिए एक समान वेतन का जो मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किसी अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द तथा अनुच्छेद आर्टिकल 14, 16 को मिलाकर पढ़ना। समझे? तो ये पॉइंट इसके अंदर डिस्कस किया गया। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 और 14 के अंदर ये प्रावधान दिया गया है। ये आपको डीप में याद कर लेना, थोड़ा सा पढ़ना है इसको जाकर के अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में अनुच्छेद 16(4) के किस संविधान संशोधन के माध्यम से अंततः स्थापित किया गया था? तो यह 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा किया गया था। यह याद रखना है। एग्जाम के अंदर ये पूछ लेते हैं कि 77th वह जो संविधान संशोधन हुआ था वो किस ईयर में हुआ था। यहां से एक क्वेश्चन और बन जाएगा, ये भी क्वेश्चन यहां से पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 16(4) के किसके लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति मतलब प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान करता है? तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए यह प्रावधान है। क्या प्रावधान है? सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। सीधा सीधा समझना है आपको, समझे ना। आरक्षण तो सबको मिलता है, तो नौकरी के अंदर जो आरक्षण का प्रावधान दिया गया है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए दिया गया, प्रमोशन के लिए। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 5 स्टार लगा ले, एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है कई बार। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 में हुआ था। समझे ना। 29 जनवरी 1953 में ओबीसी आयोग का गठन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, काका कालेलकर प्रथम फर्स्ट पिछड़ा वर्ग जो आयोग था उसके अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? वीपी मंडल 1 जनवरी 1979 की अध्यक्षता में किया गया था। कब किया गया था ये? वीपी मंडल की अध्यक्षता में 1 जनवरी 1979 में की अध्यक्षता में
बस ये याद रख लें। अब वीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था, लेकिन कई बार ये ईयर भी पूछ लेते हैं कि कब इसका गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। जैसे कहते हैं ना कोई कि हम तो बड़ी जाति के हैं, हम छोटी जाति के हैं, हम आपको छुएंगे नहीं, आपको छुआ पानी नहीं पिएंगे, तो इसका प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 17 के अंदर। कोई अगर किसी भी तरह का आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, किस तरह से? अस्पृश्यता, छुआछूत से, तो आपके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है, SC/ST एक्ट लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकार के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समावेशित है या समाविष्ट है? तो ये समता का अधिकार में, समता के अधिकार में क्या है? मूल अधिकार के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो यह है समता के अधिकार में ये समाविष्ट है, याद रखना है। नोट्स बनाते चलिए, काम आएगा बहुत। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं कवर करा रहा हूं। किस वाद के माध्यम से यह अधिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 18 में उन अभिजातीय उपाधियों का प्रतिनिषेध किया गया है कि जो अनुबंधित होती हैं? तो ये बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। उपाधियों का अंत हुआ है अनुच्छेद 18 के अंदर। पूछा गया एग्जाम के अंदर क्वेश्चन, अनुच्छेद 18(1) क्या कहता है? ये देखते हैं। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। जैसे कि हम बात करेंगे, राज्य के अंदर कोई उपाधि दी जाती है, सेना में कोई अगर उपाधि दी जा रही है, वहां उसको छोड़ करके विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। जैसे मैं अब फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, किसी भी स्कूल के अंदर कोई बच्चा अगर अच्छे परसेंटेज लेके आता है, अच्छे नंबर लेके आता है, तो उसे क्या दिया जाता है? प्राइज दिया जाता है, समझे? अनुच्छेद 18(2) भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, समझे इस चीज को? तो अनुच्छेद 18(2) क्या कहता है? भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। समझ गए तो पॉइंट आप क्या कह रहे हैं? अनुच्छेद 18(3) क्या कहता है यहाँ पर? 18(3) कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो समझे अनुच्छेद 18(3) क्या कहता है? कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, समझे? अनुच्छेद 18(4) क्या कहता है? राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपाधि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(4) क्या कहता है? समझे? पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? अब आइए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, खेल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खेलन पुरस्कार से पद्म पुरस्कार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1954 में की गई थी पद्म पुरस्कार की घोषणा। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पद्म पुरस्कार किस लिए और किस क्षेत्र में दिया जाता है, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अस्पृश्यता निवारण किन किन माध्यमों से किया जा सकता है? कानून बनाकर किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति के द्वारा किया जा सकता है, जन जागरण के द्वारा किया जा सकता है। कानून बनाया जाएगा, अगर किसी के साथ अस्पृश्यता, छुआछूत की अगर कोई बात होती है तो कानून बनाया जाएगा। कानून हाल ही बना हुआ है, उसके थ्रू छुआछूत अस्पृश्यता को हम खत्म कर सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, एक बहुत ही अच्छी लाइन है उनकी, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा वो इतना दौड़ेगा। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसमें कि छुआछूत अपने आप खत्म हो जाती है। आप एजुकेटेड हो जाओगे तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी खुद ही बदल जाएगी। आप किसी से इस तरह का उल्टा सीधा व्यवहार नहीं करोगे। आपके साथ में जो भी पढ़ते होंगे, नीचे कुल का जिसको मानते हैं, आप क्लास के अंदर अलग अलग कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें आपको कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती इस चीज की कि आप किस कम्युनिटी से आते हैं, कैसे आते हैं। सब मिलजुल कर खाते हैं, पीते हैं, साथ में रहते हैं, हंसते खेलते हैं। तो ऐसे ही रहना चाहिए। वो शिक्षा के माध्यम से हम इस चीज को दूर कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता, कानून तो अपना काम करता ही है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से ये अपने आप ही दूर हो जाती है। जन जागरण, लोगों को क्या करेंगे हम? जन को जागरूक करेंगे उस चीज के लिए। शिक्षा अगर हम ग्रहण कर लेंगे,
जब हमारे पास शिक्षा होगी कानून तो काम करेगा ही अपना। जब शिक्षा ग्रहण करेंगे तो अपने आप ही ऑब्वियसली ये बात है कि हम सबको अवेयर करेंगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने करके दिखाया। भारत का संविधान किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। किस अधिनियम के तहत संसद ने अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है? किस अधिनियम के तहत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो ये सिविल अधिनियम संरक्षण, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ये आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने के 4 अनुच्छेद कौन कौन से हैं, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता और समता किस क्रांति की देन है? स्वतंत्रता और समता किस क्रांति की देन है? ये फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उस समय की ये देन है। स्वतंत्रता और समता ये क्रांति की देन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि सम्मत शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था एबी डाइसी के द्वारा किया गया था। ये विधि सम्मत शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन एबी डाइसी के द्वारा ये किया गया था। विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, कई बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो भी हमारी जरूर देख लें आप। तो विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। विधि के समक्ष समानता, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं क्या होती है। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा का प्रयोग डाइसी ने किया था। किसने किया था? विधि के समक्ष समानता की अवधारणा का प्रयोग डाइसी के द्वारा किया गया था। विधि के समक्ष समता से आशय है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, विधि मतलब कानून से ऊपर नहीं है, और प्रत्येक व्यक्ति ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना देश की सामान्य विधि के अधीन है। मतलब जो भी व्यक्ति है किसी भी तरह का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होगा। जो भी कानून व्यवस्था है सभी के लिए इक्वल है। मोटी भाषा में ये समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता को नकारात्मक संकल्पना कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी को भी विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया गया। लाइन को फिर से समझिए इस चीज को। विधि के समक्ष जो समता को नकारात्मक संकल्पना कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं किया गया है। क्योंकि जो भारत का लॉ है, कानून है, वो किसी में भी भेदभाव नहीं करता, सबको इक्वालिटी प्रदान करता है। कोई भी अगर उच्च कुल का है, नीचे कुल का है, अगर सेम अगर वो किसी भी तरह का क्राइम करता है तो दोनों को एक ही तरह की सजा मिलेगी। ये आप समझिए इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहां पर विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण एक पॉइंट दिया गया यहां पर। ये इससे आशय है, मतलब विधि के समान संरक्षण से जो तात्पर्य है इसके बारे में बात करेंगे हम। इससे आशय है कि जो व्यक्ति समान परिस्थिति में है उन पर एक ही विधि लागू होगी। अभी मैंने बताया है अगर कोई व्यक्ति समान परिस्थिति में है या असमान परिस्थिति में है तो व्यक्ति के जो भी व्यक्ति है समान परिस्थिति में उन पर एक ही कानून, एक ही विधि लागू होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस अभिव्यक्ति को सकारात्मक संकल्पना माना जाता है क्योंकि उसमें राज्य से सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा होती है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव क्या होती है? कार्यवाही, जो भी एक्शन होगा उससे अपेक्षा होती है। आगे बढ़ते हैं। विधि सम्मत प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण करने की शक्ति किसके पास है? तो ये राज्य के पास होती है। विधि के सम्मत प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्य के पास, मतलब स्टेट के पास होती है। मार्गदर्शन शक्ति का सिद्धांत क्या है? मार्गदर्शन शक्ति का सिद्धांत क्या है? जब शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग किया जाता है तो ये क्या आता है? मार्गदर्शन शक्ति का सिद्धांत कहलाता है। लाइन को समझनी है। जब शक्ति का मनमाने ढंग से, मतलब अपनी मनमानी से चलाएं। कोई भी अगर किसी पद पे आप अपॉइंट हो जाते हो तो अपनी मनमानी चलाना उस पद के ऊपर, कानून के ऊपर किसी भी तरह से, तो अपने मनमाने ढंग से प्रयोग करना, वो क्या कहलाएगा? मार्गदर्शक शक्ति सिद्धांत कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आता है, हाँ क्या जाता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अस्पृश्यता के आचरण के लिए दंड विहित करने के लिए
विधि बनाने की शक्ति देता है। विधि मतलब कानून बनाने की शक्ति देता है किसी को भी पनिशमेंट देने के लिए। तो ये क्या आएगा, अनुच्छेद 17 के साथ अनुच्छेद 35 के पढ़े जाने पर इसके अंदर वो आएगा। तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में विहित दंड क्या रहेगा, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने या पूजा करने से रोकना, वो किसके अंदर आएगा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया था, विहित दंड इसके अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता के अधिकार, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अपमान करना। समझ रहे ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है ये? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंदर क्या क्या पॉइंट थे वो यहां पर हम बता रहे हैं। अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अपमान करना, अस्पृश्यता के आधार पर मतलब छुआछूत के आधार पर कि तुम नीची जाति को ऊंची जाति को उसके साथ हम तुम्हें छुएंगे नहीं, तो उसका अपमान करना, ये इसके अंदर कहा गया है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अस्पृश्यता का संदेश उपदेश देना, तो किसी भी तरह से जैसे कि मान के चलिए कि किसी भी माध्यम से कि हम इसको छुएंगे नहीं, ये तो अछूत है, तो इस तरह का किसी को संदेश देना वो भी इसके अंदर कहा गया है। अब बात करेंगे ऐतिहासिक, दार्शनिक, धार्मिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना, किसी भी मंदिर मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थल के अंदर प्रवेश करने ना देने के लिए, तो अन्य आधार पर अस्पृश्यता का न्यायोचित ठहराना कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते, आप कुल को नीचे कुल को, समझ रहे हो ना पॉइंट? ये पॉइंट मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो किसी दुकान, जलपान गृह, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश नहीं करने देना। अगर किसी भी कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति किसी को अगर रोकता है, या कोई भी धार्मिक व्यक्ति या उसका हम ये कहेंगे उस किसी भी धर्म का बड़े पद पे जो होता है, जैसे कि मौलाना हो जाएगा, पंडित जी हो जाएंगे, या और भी कोई, या उसका मैनेजमेंट कोई भी उसको जो संभालता है, वो उसे प्रवेश करने के लिए मना करता है, तो ये उसके अंदर कहा गया है कि आप नहीं रोक सकते। दुकान के अंदर कोई सामान लेने गया है कि हम आपको नहीं देंगे। जलपान गृह मतलब पानी का कहीं कहीं टपरी पानी के लिए कोई वो लगे है, जलाशय लगा हुआ है, या फिर कोई ये कहेंगे हम पानी का प्याऊ लगा हुआ है, उसमें पानी नहीं पीने देंगे, तो ये सब कुछ उसमें कहा गया। होटल के अंदर, मनोरंजन स्थल कहीं पे अगर गया है तो इस तरह की छुआछूत नहीं कर सकते, ये इस पॉइंट में कहा गया है। अस्पताल में प्रवेश करने से मना करना कि हॉस्पिटल में हम तुम्हारे इलाज नहीं करेंगे, तुम कहीं और जाओ, यहाँ पे हम तुम्हारे इलाज नहीं करेंगे, ये भी इसके लिए इस कैटेगरी में आता है। तो माल बेचने या सेवाएं देने से मना करना, तो ये भी नहीं कर सकते, ऐसा करना दंडनीय अपराध रहेगा, ये एक अपराध की श्रेणी में आएगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये सब कुछ किस अधिनियम के अंदर आ गया है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंदर आता है, जो कि 1955 में विहित दंड है। ये दंड है, ये समझ लेना आप सभी को। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं जाने अनजाने में इस तरह की आप गलती तो नहीं कर रहे हो, समझे ना? अगर उसने एक्शन ले लिया, किसी भी व्यक्ति ने अगर आपके ऊपर एक्शन ले लिया इस तरह का कि मेरे साथ इस तरह की छुआछूत की जा रही है, तो आप दंडनीय अपराध कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आता है हमारे पास, ये देखिए, हाँ, किसने विधियों के समान संरक्षण को विधि के समक्ष समानता ही, विधि के समक्ष समानता का या समता का ही एक उपसिद्धांत कहा है? तो न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने कहा है। तो किसने विधियों के समान संरक्षण को विधि के समक्ष समता का ही एक उपसिद्धांत कहा है? तो ये कहा है न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री के द्वारा ये कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। किस वाद में विधि के शासन को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है? तो ये विनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 वाद में ये कहा गया है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समता और स्वच्छता धारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं? तो ये किसके शत्रु हैं? किसने कहा ये? तो ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974 के तहत ने कहा गया है। तो किस वाद में माना गया है कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है? एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जाता है, पूरा समूह माना जा सकता है। तो चिरंजी लाल बनाम भारत संघ 1951 के मामले में एक आ गया है। पिछड़ा वर्ग का निर्धारण किस आधार पर नहीं किया जा सकता? तो आर्थिक आधार पर पिछड़ा वर्ग का निर्धारण नहीं किया जा सकता, समझा ना? ओबीसी का निर्धारण आर्थिक आधार पर नहीं किया जा सकता।
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, याद रखना है आपको। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? मैंने कहा था ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2019 में मैंने क्वेश्चन पूछा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए, तो देखिए आ गया, इसका आंसर यहाँ पर आ गया। तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ है? 2019 में ये पारित हुआ। अनुसूचित जाति व जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 16(4) के तहत यह प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16(4) को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो ये 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के माध्यम से जोड़ा गया है। 16(4) को जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। किस वाद में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने अग्रनयन कैरी फॉरवर्ड रूल के नियम को असंवैधानिक घोषित किया गया है या किया था? देवासन बनाम भारत संघ वाद में यह घोषणा की गई थी। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सुप्रीम कोर्ट के उस समय इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में कौन थे उस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस? ये पूछा गया है। श्री H.M. कानिया ये थे उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के जज। अब कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके ये बताना है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, समझे? चलिए, किस वर्ग की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? किस वर्ग की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? तो पिछड़े वर्ग की परिभाषा संविधान के अंदर नहीं दी गई है, समझना है आपको। किस अनुच्छेद के तहत राज्य केवल सेना व विद्या संबंधी उपाधि प्रदान कर सकता है? तो अनुच्छेद 18(1) के तहत किस अनुच्छेद के तहत राज्य केवल सेना व विद्या संबंधी उपाधि प्रदान कर सकता है? तो अनुच्छेद 18(1) के तहत राज्य केवल सेना व विद्या संबंधी उपाधियों को प्रदान कर सकता है, समझना है ये। स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बात करते हैं, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 क्या कहता है? वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है। वाक स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, यहाँ पर एक आ गया है, बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 के अंदर क्या आता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जो भी कोई अपराध होता है तो उसका दोष सिद्ध करने के लिए एक संरक्षण मिलता है, तो इसकी फ्रीडम आपको अपना दोष सिद्ध करने की। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 क्या में क्या है कि आप कितनी भी शिक्षा ले सकते हो, आपको इसका अधिकार है, कोई आपको इसके लिए रोक नहीं सकता, समझे? अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये यहाँ पर कहा गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। यहाँ से क्वेश्चन बनने की 100% संभावनाएं हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये मौलिक अधिकार से 3 से 4 क्वेश्चन पक्का एग्जाम के अंदर बनेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @AK भैया जी के नाम से, और यूट्यूब ये हमारा हैंडल है, ऐसे सर्च करोगे तो आपको हमारी वीडियोस मिल जाएगी। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।